हेलो फ्रेंड्स, जैशी कार्ड में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का चैप्टर नंबर 1 ईंटें, मनके और अस्थियां, इसका भाग 5 पढ़ेंगे। भाग 4 हम पढ़ चुके हैं। भाग 4 में हमने मोहनजोदड़ो के बारे में जाना था। मोहनजोदड़ो कैसा शहर था? वह एक नियोजित शहर था और उसे 2 भागों में बांटा गया था। एक तो दुर्ग था जो ऊंचे स्थान पर था, जिसमें शासक वर्ग के लोग रहते थे, और एक निचला शहर था जो नीचे स्थान पर था, जिसमें जनसाधारण लोग रहते थे। आज हम मोहनजोदड़ो के ही और टॉपिक्स की बात करेंगे। मतलब मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था, तो वहाँ पर और कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं थीं और कौन कौन सी ऐसी नियोजित व्यवस्थाएं थीं जिससे उसे नियोजित शहर कहा गया। तो आज हम सबसे पहले मोहनजोदड़ो या पूरे हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली है या उन्होंने जिस प्रकार नालों का निर्माण किया उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पर बहुत ही सुविकसित, बहुत ही नियोजित जल निकास प्रणाली मिली है, और विशेषकर मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में, लेकिन सभी शहरों में मिली है जल निकास प्रणाली, और इतनी व्यवस्थित मिली है कि उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ के लोग कितने बुद्धिमान थे, या मतलब कितने अच्छे तरीके से उस नाली का निर्माण किया, उन प्रणालियों का निर्माण किया। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो वहाँ की जल निकास प्रणाली या वहाँ के जो नालों का निर्माण था वो ग्रिड पद्धति के आधार पर हुआ था। ये एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि वहाँ पर जो मोहनजोदड़ो था या हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता की जो नालों का निर्माण था वो किस पद्धति के आधार पर हुआ या उसकी क्या विशेषता थी। तो वहाँ के जो नालों का निर्माण था, सबसे प्रमुख बात यही है कि वो ग्रिड पद्धति के आधार पर हुआ था। और ग्रिड पद्धति में क्या था, वो समकोण पर एक दूसरे को काटते थे। जैसे कि सीधे बिल्कुल नालों का निर्माण था, फिर इस साइड से, तो ये जो समकोण हर जगह से समकोण पर काटते थे। मतलब चौकोर था तो हर जगह से वो क्या होता था कि समकोण पर काटते थे। क्या थी? सड़कें तथा गलियां। अब जो सड़कें और गलियां थीं वो दोनों ही अब जैसे नालियों का निर्माण, यदि नाली एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि गलियां भी काटेंगी, क्योंकि नालियां बनी, गलियां बनी तो साथ में ही तो बनती हैं। नाली यहाँ को जाएगी तो गली यहाँ को जाएगी, और फिर एक दूसरे को समकोण पर काटेंगी। तो दोनों ही क्या थी? ग्रिड पद्धति पर आधारित थी और एक दूसरे को क्या करती थी? समकोण पर काटती थी। अब क्या है? नगर अनेक खंडों में विभक्त था। अब जब नालियां एक दूसरे को समकोण पर काटेंगी तो नगर क्या होंगे? आयताकार या वर्गाकार खंडों में विभक्त हो जाएंगे। जैसे कि ये यहाँ से ये नाली गई, फिर नाली गई, तो और ये बन गई गली बीच में, ऐसे ही यहाँ से गई, तो ये जो बनेंगे ये आयताकार बनेंगे या फिर वर्गाकार बनेंगे। मतलब जो भवन या जो घर बनेंगे वो या तो आयताकार बनेंगे या वर्गाकार बनेंगे। और सभी जो नगर में, तो नगर इस प्रकार जब नालियां जाएंगी और एक दूसरे को समकोण पर काटेंगी तो नगर को क्या कर देंगी? वो अनेक खंडों में विभाजित कर देंगे, और इस प्रकार नगर अनेक खंडों में विभाजित हो जाएंगे। और नालियों की यहाँ की एक और विशेषता थी कि प्रत्येक जो घर था उसकी एक दीवार, प्रत्येक घर की एक दीवार, अब कोई सी भी दीवार हो, इस साइड की, इस साइड की या पीछे की, कोई भी दीवार नालियों से जुड़ी होती थी। एक ना एक दीवार घर की नालियों से जुड़ी हुई होती थी, जिससे जो घर का पानी था वो बाहर निकाला जा सके। अब यहाँ पर कैसा प्रतीत होता है? अब जो निष्कर्ष निकलता है वो यहाँ पर ये है कि ऐसा लगता है यहाँ पर कि पहले तो यहाँ पर किनका निर्माण हुआ? नालियों का, फिर गलियों का। नालियों और गलियों का निर्माण हुआ पहले, सीधी सी बात, और फिर उसके बाद भवन बनाए गए। अब हमारे यहाँ स्वाभाविक सी, हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी घर बनाए जाते हैं, किसी ने भी यहाँ घर बन गया, वहाँ घर बन गया, फिर यहाँ, तो वो नालियाँ होती हैं, फिर ऐसी जाएंगी, फिर ऐसी मुड़ती चली जाती हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसी बिल्कुल सीधी नालियाँ मिली हैं, तो ऐसा तो मतलब अनुमान है ही नहीं कि पहले घर बनेंगे फिर नालियाँ, वरना नालियाँ टेढ़ी हो जाती। इसलिए वहाँ पर क्या है कि इतनी सीधी और इतनी अच्छी नालियाँ बनी है कि वहाँ पर ये अनुमान लगाया जाता है कि पहले उनने सीधी सीधी नालियाँ बना ली,
और फिर उन्हीं पर गलियां बना ली, और उसके बाद जो भूखंड बचे उनमें वहाँ पर घरों का निर्माण किया गया या भवनों का निर्माण किया गया। तो इस जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, तो एक पॉइंट ये निकल कर आता है कि वहाँ पर पहले नालियाँ और गलियाँ बनी और उसके बाद फिर भवनों का निर्माण किया गया। तो ये हो गया। अब क्या है, जो वहाँ की जल निकास प्रणाली, अब वहाँ पर जो मैके हैं हमारे एक विद्वान, वो ये कहते हैं कि वहाँ की जो जल निकास प्रणाली थी वो सबसे पुरानी और आश्चर्यजनक प्रणाली थी। हमारी हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी तो थी ही, तो पुरानी तो होगी ही, सबसे पुरानी प्रणाली होगी। अब जो जल निकास प्रणाली थी, उन्हें कहा कि प्रत्येक घर गली की नाली से जुड़ता था। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर जो प्रत्येक घर की एक दीवार थी वो नाली से जुड़ती थी, तो वो कहते हैं कि प्रत्येक घर गली की नालियों से जुड़ता था। और फिर जो गली की नाली थी वो बड़ी नाली से जाकर मिलती थी, और बड़ी नाली क्या करती थी, एक बड़े नाले में जाकर मिलती थी, जो उस घर के पानी को या शहर के पानी को शहर से बाहर निकाल देती थी। इस प्रकार तो वहाँ की नालियाँ हो गई। अब इसकी सफाई की भी वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था थी। वहाँ पर जो नालियाँ थीं उन्हें ईंटों से ढका जाता था। नालियाँ थीं उन्हें ईंटों से ढक के रखा जाता था, और इस प्रकार ढकी जाती थी कि कभी भी सफाई करनी हो या कोई भी उनमें काम हो तो उन्हें हटाया जा सके, उन ईंटों को हटाकर और फिर सफाई कर ली जाए। और वहाँ पर सबसे पहले जो नाली का पानी था वो एक गारे टाइप में जाता था या एक टंकी टाइप में जाता था, और वहाँ जो उसमें अवरोध होते थे या जो चीज़ें होती थी उनको वहीं रुक जाती थी वो, और पानी सीधे चला जाता था, जिससे क्या है नालियाँ चौक वगैरह नहीं होती थी। और कहीं कहीं जो नालियों में ईंटों की जगह चूने के पत्थर की पट्टियाँ रखी मिली हैं, तो वहाँ पर। और हड़प्पा सभ्यता में क्या देखा गया है कि जो नालियाँ हैं उनके आसपास ढेर बने मिले हैं। जैसे आजकल गलियों में नहीं होता, नालियों में की सफाई करते हैं तो बगल में ही ढेर लगा देते हैं, ऐसे ही ढेर भी लगे मिले हैं। तो इससे ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर नियमित रूप से, या कहें कि वहाँ पर इनकी सफाई होती थी और साफ सफाई की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। और नालियाँ इतनी विकसित थी कि ये नहीं कहते कि मोहनजोदड़ो या हड़प्पा में ही नालियाँ थीं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े बड़े शहरों में ही नालियाँ थीं, बल्कि छोटे छोटे शहर जो हड़प्पा के छोटे छोटे केंद्र हैं उनमें भी नालियाँ थीं। जैसे कि हम बात करते हैं लोथल जो गुजरात में है, वहाँ भी नालियाँ थीं, और वो नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी, जबकि लोथल के जो भवन थे या जो लोथल था वो कच्ची ईंटों से बनाया गया था। सोचो, जो शहर कच्ची ईंटों से था या जो जगह या जो केंद्र वहाँ पर कच्ची ईंटों के भवन बने हैं, वहाँ पर नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई हैं थी। तो सोचो कितनी विकसित और कितनी अच्छी जल निकास प्रणाली होगी। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली एक नियोजित और बहुत ही विकसित जल निकास प्रणाली थी। अब जी पहला तो हमारा कंप्लीट हो गया कि जो जल निकास प्रणाली थी। अब और एक और बात है कि जो जल निकास प्रणाली थी वो दुर्ग में नहीं थी, निचले शहर में थी, निचले भागों में थी, जहाँ पर जनसाधारण लोग रहते थे। किसकी बात करते हैं? निचले भागों की। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता की, या विशेषकर मोहनजोदड़ो की क्या है, गृह स्थापत्य। अब जो गृह स्थापत्य मतलब घर, वहाँ पर भवन कैसे बनाए जाते थे, तो इसके प्रमाण हमें मुख्यतः मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और मोहनजोदड़ो की दुर्ग से नहीं, निचले शहर से जहाँ जनसाधारण लोग रहते हैं, वहाँ विशाल भवनों के या उनके घरों के हमें प्रमाण मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि वहाँ के घर कैसे बनाए जाते थे या घर में क्या क्या विशेषताएं थी वहाँ की, देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले तो ये घर सामान्य लोगों के लिए थे। सीधी सी बात है, जब निचले शहर में घर थे तो सामान्य लोगों के लिए ही होंगे, अगर दुर्ग में होते तो वो शासक लोगों के लिए होते, लेकिन अभी वो निचले शहर में है तो सामान्य लोगों के लिए है। फिर क्या है, ये ईंटों से बने थे, तो ईंटों से तो वहाँ का सब कुछ बना था, तो घर कैसे बने होते थे, वहाँ के ईंटों से बने होते थे। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है, कई घर, हर घर नहीं, कई घर आंगन पर केंद्रित थे, मतलब बीच में आंगन और चारों ओर कमरे। जैसे हमारे आजकल के भी हम घर देख सकते हैं कि कई घरों में बीच में आंगन होते हैं और चारों तरफ कमरे होते हैं, और कई घरों में ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पर भी कई घर, सारे नहीं, कई घर बीच में आंगन था और चारों तरफ कमरे, मतलब आंगन पर केंद्रित थे घर। और इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि जो आंगन था उसका प्रयोग वो
खाना बनाने में या शिल्पकारिता के कार्यों में, दस्तकारी, शिल्पकारी ऐसे कार्यों में करते होंगे। और मुख्यतः कैसे मौसम में? गर्म एवं शुष्क मौसम में, मतलब गर्मियों के दिनों में मुख्यतः आंगन में ऐसे कार्य करते होंगे वो लोग। तो आंगन कैसे थे? आंगन घरों के जो कमरों थे उसके बीच में आंगन था कई घरों में। अब आंगन के चारों ओर कमरे बने थे, ये हम देख ही चुके हैं कि बीच में आंगन और चारों ओर कमरे। और अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि जो वहाँ के लोग थे वो अपनी एकांतता को बहुत महत्व देते थे, मतलब प्राइवेसी। आजकल के घरों में हम देखते हैं, और हमें पता कैसे चलता है कि वो अपनी एकांतता को महत्व देते हैं, तो उससे हमें दो बातों से पता चलता है। जैसे हम अपने आजकल के घरों में देखते हैं, आजकल जो घर बनते हैं बहुत कम जगह होती है हमारे यहाँ, तो हम जैसे ही मेन डोर पे आते हैं सीधा हमें घर के सामने से सब कुछ दिख जाता है। पर वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ के घर ऐसे बनाए गए थे, हम चित्र बुक में देख सकते हैं, वहाँ के घर ऐसे बनाए गए थे कि जो मुख्य द्वार था घर का, उससे आंगन का या किसी भी कमरे का अवलोकन नहीं, उसको नहीं देखा जा सकता था। मान लो ये मुख्य द्वार है तो उसे घुमा घुमा के ले जाएंगे वो, कि हम डायरेक्ट नहीं देख सकते कि यहाँ पर क्या चल रहा है अंदर या क्या। तो वो इससे मतलब अनुमान लगाते हैं इतिहासकार कि वो अपनी जो प्राइवेसी थी या अपनी एकांतता थी उसको बहुत महत्व देते थे, कि डायरेक्ट कमरे का अवलोकन ना हो मुख्य द्वार से, या डायरेक्ट आंगन का अवलोकन ना हो, मतलब सीधे सीधे जाने का नहीं था वहाँ पर। और दूसरी प्राइवेसी की बात ये थी वहाँ पर कि वहाँ पर जो तल के कमरे थे उन पर खिड़कियाँ नहीं थी। मतलब वहाँ पर फ्लोर होते थे, जैसे हमारे यहाँ आज फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर होते हैं, वैसे ही वहाँ पर मंजिलें थीं, कुछ घरों में थीं। तो जो फर्स्ट फ्लोर के घर थे, हम कहें ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट फ्लोर, तो वहाँ पर खिड़कियाँ नहीं थीं। और जबकि सेकंड मतलब दूसरी मंजिल पर थी, बट पहली मंजिल पर खिड़कियां नहीं थी। इसका मतलब ये है कि मान लो पहली मंजिल पर खिड़की है, अब खिड़की खुली है और कोई भी राहगीर वहाँ से निकल रहा है तो वो तो सब देख लेगा घर के अंदर का। इसलिए उन्होंने अपनी एकांतता को, अपनी प्राइवेसी को महत्व देते हुए वहाँ के जो फर्स्ट फ्लोर के जो पहली मंजिल के कमरे थे उनमें उनकी खिड़कियाँ नहीं थी। दूसरे मंजिल की में थी, तीसरी मंजिल में थी, क्योंकि ऊपर जाके तो कोई देखेगा नहीं, इसलिए जो पहली मंजिल थी उनमें खिड़कियाँ नहीं थी। अब ये दोनों पॉइंट से हमें ये तो पता चल ही गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ के लोग अपनी एकांतता को या अपनी प्राइवेसी को कितना महत्व देते थे। अब हम इसका अगला पॉइंट देखेंगे, जो मोहनजोदड़ो के जो निचले शहर है वहाँ पर घरों में स्नानागार भी पाए गए हैं। और स्नानागार ईंटों से बनाए जाते थे और प्रत्येक घर में लगभग देखा जाता है कि वहाँ पर स्नानागार थे। और स्नानागार का प्रयोग तो हमें पता ही है कि नहाने वगैरह के लिए वो लोग करते होंगे। और जो अगला है वो है सीढ़ियाँ। अब वहाँ पर जो कई घर हैं वो उनमें मंजिलें हैं, मतलब वो कई फ्लोर्स के हैं या कई मंजिलों के घर हैं, तो उनमें सीढ़ियाँ भी पाई गई हैं। मतलब एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए उनमें सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था, तो वो सीढ़ियाँ भी पाई गई हैं। और जो लास्ट है हमारा कुएं, वहाँ पर कई आवासों में, हर आवास में नहीं पर कई आवासों में कुएं पाए गए हैं। मतलब हर घर में अपना एक कुआं होता था, लगभग मोस्ट ऑफ घर में अपना एक कुआं होता था। और कुआं ऐसा होता था, अब हमें पता है कि वो अपनी एकांतता को महत्व देते थे, तो कुआं ऐसे कमरे में होता था जो घर से बाहर होता था, मतलब अंदर से एक गेट होता था और वहाँ से कुएं में मतलब कुएं वाले कमरे में जा सकते थे और घर के लोग उसका प्रयोग कर सकते थे। और जो राहगीर आए वो भी उस कुएं में आकर और उसका पानी ले सकते थे और उसका पानी पी सकते थे। और राहगीरों को घर के अंदर का कुछ नहीं दिखेगा, मतलब कुआं ऐसा बनाया जाता था कि घर से के बाहर से कोई आ सके लेकिन उसका घर से कोई संबंध ना हो और घर के अंदर से ही उसका प्रयोग किया जा सके। जैसे आजकल हमारे यहाँ जो प्याऊएं लगाई जाती थी हैं कि मतलब राहगीर आए कोई भी पी ले उन्हें, ऐसे ही वहाँ पर कुएं बनाए जाते हैं। और कहा जाता है कि जो मोहनजोदड़ो वहाँ पर अनुमान लगाया गया है कि 700 कुएं मिले हैं। मोहनजोदड़ो में 700 कुएं मिले हैं। और ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में कितने कुएं मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो में हमें कितने कुएं मिले हैं? 700 कुएं मिले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये टॉपिक बहुत ही ईजी वे में बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब इसके पार्ट 6 में। थैंक यू सो मच।